Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series of MHI 1 Ancient and Medieval World Societies, जो इग्नू MA हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोर्स है. तो बाकी इसमें इग्नू के बिना और भी सोर्सेज को रेफ़र किया जाता है. तो ये आपके कोई भी हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, वेदर इट इज़ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज, तो सबके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं. तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें. इससे जो भी हमारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट ग्रीस को. राइट, इससे पहले हमने पर्शियन एम्पायर की बात की थी. पर्शियन एम्पायर में हमने देखा था कि कैसे जो है पर्शिया का ग्रीस के साथ राइट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आपस में उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं और बाद में जो है ग्रीस उनसे जीत जाता है ना. तो आज हम ग्रीस के बारे में पढ़ेंगे. एंशियंट ग्रीस से स्टार्टिंग से वहाँ पे कैसे सिविलाइजेशन आई, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी और उसके बाद वो कैसे ग्रीस की हिस्ट्री आगे बढ़ती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशियंट ग्रीस यानी प्राचीन यूनान से. ओके, तो देखिए जब ग्रीस की बात आती है इसमें जैसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस की बात करते हैं राइट. हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया इंडिया के केस में, उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन राइट. ये सारी जो सभ्यताएं थी बेसिकली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस थी और इसी में जो है एंशियंट ग्रीस की भी सिविलाइजेशंस आती हैं. ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस आपको अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस आपको ग्रीस में भी देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये देखिए अभी कितना वो है कि यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं अर्ली सिविलाइजेशंस हमें देखने को मिलती हैं, पर फिर भी जो ग्रीस है ना, बाद में ये छोटे छोटे जैसे स्टेट्स में, बड़ी स्टेट्स में, ठीक है, ऐसे मतलब स्टेट्स में ही रहा, ये किसी बड़ी स्टेट में या एम्पायर में तब्दील नहीं हुआ. वो देखेंगे हम क्या क्यों नहीं हुआ, क्या उनकी हिस्ट्री रही है. बट वैसे देखिए अगर स्टार्टिंग अब इंडिया की बात है राइट, इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. उसके बाद चलो हमारा थोड़ा कल्चर, अर्बन कल्चर ख़त्म हुआ, वैदिक एज थी. उसके बाद जो है हमारा दोबारा से अर्बन कल्चर आया राइट. महाजनपद बने, हमारे मौर्यन एम्पायर आती है, तो बड़े बड़े एम्पायर्स बनी हमारे इंडिया में, एंशियंट इंडिया में. बट अगर हम ग्रीस की बात करें वहाँ पे जो है कुछ ऐसी बहुत बड़ी स्टेट या फिर जो है एम्पायर की तरह वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होती, वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम जब अर्ली सिविलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आती है अराउंड 2000 BC के टाइम पीरियड में माइनोअन सिविलाइजेशन. ओके, जैसे अपने यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे माइनोअन सिविलाइजेशन जिसको मिनोआई सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो वो इमर्ज होती है जिसका टाइम पीरियड रहता है 2000 टू 1400 BC. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे माइसियन सिविलाइजेशन आती है, डार्क एजीज आती हैं, वो हम अच्छे से कवर करेंगे. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इग्नू एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था एंशियंट ग्रीस में से. ओके, तो चलिए पहले हम ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं. इससे आपको पता लगेगा कि ग्रीस की हिस्ट्री जो है कैसे टाइम पीरियड्स में अलग अलग में डिवाइड है. ओके, तो एंशियंट ग्रीस, ठीक है, यानी प्राचीन यूनान की जब हम बात करते हैं तो इसको बेसिकली दो फेजेस में बांटा गया है. अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन जिसमें हम बात करेंगे अभी, जैसे मिनोई सिविलाइजेशन, माइनोनियन सिविलाइजेशन की अभी हमने बात की थी राइट. ठीक है, उसकी हम बात करेंगे इसमें. उसके बाद हम माइसियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे और डार्क एज की. ठीक है, ये तीनों जो है वो पार्ट बनती हैं अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशंस का. उसके बाद हमारा आता है आर्केइक एंड क्लासिकल पीरियड, मतलब प्राचीन और क्लासिकल पीरियड. ठीक है, तो एक बार पहले हम सारा ये डिस्कस करने से पहले अच्छे से एक बार हम जोग्राफिकल लोकेशन भी देख लेते हैं एंशियंट ग्रीस की. ठीक है, आपको एरियाज़ का आइडिया रहता है तो आपको समझने में इजी हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए एक बार आप मैप में देखिए, ये जो सारा एरिया है राइट, ये आपको सारा एरिया जो दिख रहा है ये ग्रीस, एंशियंट ग्रीस है. ठीक है, प्राचीन यूनान.
तो इसमें आप देखेंगे ये जो ये वाला पार्ट है ये सारा मेनलैंड का पार्ट है, ग्रीस मेनलैंड। हमने पर्शियन एम्पायर में कैसे देखा था कि वो जो है ग्रीस के कई एरियाज तक पहुंच गए थे, ठीक है, बट जब मेनलैंड को कैप्चर करने की बात आई थी पर्शिया नहीं कर पाया था, राइट। अगर आपने पर्शियन एम्पायर वाले नहीं देखे लेक्चर आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ओके, तो चलिए बैक टू ग्रीस, एंशियंट ग्रीस। यहाँ पे देखिए ये ग्रीस वाला जो एरिया है ये आपको एंशियंट जो ग्रीस मेनलैंड थी वो रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये एगाइन सी और आयोनियन सी और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ये सब जो है इसको सराउंड करते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, पेलोपोनीज का जो मेन इनका सेंटर होता है। और यहाँ पे जो है सॉरी इसमें जो है एथेंस होता है, पेलोपोनीज का जो ये एरिया है ये वाला है, ठीक है। इसमें स्पार्टा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, एथेंस और स्पार्टा का हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्रेट वाला एरिया है, ये भी एंशियंट ग्रीस का है, ठीक है। और इस साइड आप देखेंगे थ्रेस, मैसिडोनिया, ये सारा एंशियंट ग्रीस का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जो है ग्रीस सिविलाइजेशन का पार्ट आता था, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशंस कौन कौन सी आती हैं पहले वो देखते हैं। अभी हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा है, राइट। सबसे पहले आती है मिनोआन सिविलाइजेशन, जिसको हम मिनोआई सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मिनोआन सिविलाइजेशन की जब बात आती है इसका बेसिकली पीरियड रहता है 2000 बीसी से लेके 1400 बीसी तक, ठीक है। तो ये वही ब्रॉन्ज एज कांस्याई युग की सिविलाइजेशन है, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो मिनोआन सिविलाइजेशन को इसलिए जो ग्रीस में फर्स्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, पहली कांस्याई सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। इसको जो इसका नेम पड़ा है वो जो हमने ये क्रेट वाला रीजन देखा है, राइट, ये क्रेट वाला रीजन पड़ा है। यहाँ पे जो है गॉड्स वगैरह को मानते थे, किंग्स को मानते थे, तो उनका एक किंग होता था माइनोज, ठीक है, उसके नाम पे जो नाम पड़ा है माइनियन सिविलाइजेशन। और इसको डिस्कवर सबसे पहले जो इसका एक्सकेवेशंस वगैरह होने लगी तो किसने की थी, सर आर्थर इवंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात करें माइनियन सिविलाइजेशन की तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैलेसेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और जो भी इनके मेन सेंटर्स वगैरह होते थे वहाँ पे अच्छे खासे पैलेसेस डेवलप थे। तो पैलेसेस से हमें क्या पता लगता है, जो ये पैलेस होते थे कि यहाँ पे अच्छी खासी जो है प्रॉपर पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। और ये जो सेंटर्स थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है स्टेट का। तो जो है पैलेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे फॉर शोइंग द पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। तो क्रेट जो है, क्रेट हमने मैप में भी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है माइनोअन सिविलाइजेशन का। आप बात करेंगे जब हम मिनोआई सभ्यता की बात करते हैं तो क्रेट एक इम्पॉर्टेंट सेंटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रेड की बात करें, यहाँ पे देखिए रूरल जो होता है वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जैसे गाँव में एग्रीकल्चर वगैरह अच्छा खासा होता है, ठीक है। और वीट, ग्रेप्स और ओलिव्स आपको यहाँ पे मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बाकी जो है रूरल एरियाज़ में जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पाला जाता था, ठीक है। शीप की रियरिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, इस वजह से वहाँ पे आप देखेंगे वूल वगैरह उनकी जो है प्रोडक्शन अच्छी खासी होती थी। तो ये मेन जो प्रोडक्ट्स थे ट्रेड के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। इनको रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लेके आया जाता था, सिटीज़ में, वहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड होता था। और इनका और भी सिर्फ माइनोअन सिविलाइजेशन नहीं, आसपास के भी जो एरियाज थे वहाँ पे भी इनके अच्छे खासे ट्रेड लिंक्स बने हुए थे। फॉर एग्जांपल इजिप्ट, एनाटोलिया, सिप्रस, ठीक है, अलग अलग एरियाज़ के साथ इनके ट्रेड लिंक्स बने हुए थे। और कैसे ये होता था आपको पता है, यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, ठीक है, ये सी वाला एरिया है सारा, तो इनका ट्रेड जो मेनली होता था सी के थ्रू होता था, राइट। तो ये रहा माइनोअन सिविलाइजेशन का ट्रेड किस तरह से होता था। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया में, तो इनके लिए भी ट्रेड एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और हड़प्पन की आप कंपेयर करेंगे तो याद करने में इजी रहता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन साथ साथ में बता रही हूँ, ठीक है।
तो स्क्रिप्ट की बात आती है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे क्या है कि हाँ स्क्रिप्ट अब थी हमारी, हमें एविडेंसेस मिलते हैं, राइट, ठीक है, हमें जो है कहीं कहीं पोट्री में, कहीं कहीं हमें जो है हमारे टैबलेट्स हैं वहाँ पे हमें जो है स्क्रिप्ट दिखती है अपनी, है ना, इंस्क्रिप्शंस हैं, बट अभी तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ऐसे ही जो ये माइनोअन सिविलाइजेशन है, इनकी भी जो स्क्रिप्ट है अभी तक जो है डिसाइफर है, इनकी भी नहीं जो है अभी ये डिसाइफर कर पाए, ठीक है, और उसको नाम दिया गया है लीनियर ए स्क्रिप्ट, ठीक है, ये इनकी स्क्रिप्ट की बात हुई। उसके बाद जो है इनका डिक्लाइन कब होता है, जैसे हमने बात की ये 2000 BC से लेके 1400 BC तक होते हैं। 1400 BC में इसका डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गई ये, ठीक है। और जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, राइट, ठीक है, कि कैसे उसका ख़त्म हुआ, वैसे ही इनके लिए अगर देखा जाए तो नेचुरल फैक्टर्स को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि मे बी ऐसा हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन होगी हो, ठीक है, ज्वालामुखी वगैरह जैसे एगान सी में वहाँ पे, तो इसको माना जाता है कि शायद इस वजह से जो है इनका एकदम से अचानक सडन कोलैप्स हो जाता है मिनोआई सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हमें जो ग्रीस में मिलती है वो थी माइनोअन सिविलाइजेशन, मिनोआई सभ्यता, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन आती है दैट इज़ माइसीनियन सिविलाइजेशन, और इसे हिंदी में माइसीनियाई सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। तो दिस सिविलाइजेशन बेसिकली फ्लोरिश्ड बिटवीन 1600 to 1200 BC, ठीक है। हमने देखा जो माइनोअन सिविलाइजेशन थी उसका टाइम पीरियड था 2000 से 1400, और उसके बाद आती है माइसियन सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड है 1600 to 1200 BC, ओके। एंड अगर हम माइनोअन सिविलाइजेशन की बात करें उसमें हमने देखा था कौन सा मेन एरिया था, ये जो क्रेट वाला रीजन था, राइट, ठीक है। बट अगर हम माइसियन सिविलाइजेशन की बात करें इनमें ये जो मेनलैंड ग्रीस का एरिया आता है, राइट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था दिस वन, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अभी इसका नेम कैसे पड़ा माइसियन सिविलाइजेशन का, ठीक है, जो एक साइट डिस्कवर हुई थी पेलोपोनीज वाले एरिया में, ठीक है। पेलोपोनीज वाला कौन सा एरिया है, जो एक मिनट ये वाला एरिया है, ठीक है। इसमें एक साइट आप देखेंगे ये मेंटेनिया करके, राइट, तो ऐसे यहाँ पे एक साइट डिस्कवर हुई थी माइसिनी, ठीक है, जिसको मेंटेनिया भी बोलते हैं, उसके नाम पे ये जो नाम पड़ा है माइसिनियन सिविलाइजेशन, ओके। तो उसके बाद अब देखिए जैसे हमने देखा कि वहाँ पे मायोनियन सिविलाइजेशन में जैसे हमने देखा कि कैसे वहाँ पे पैलेसेस बने हुए थे, वहाँ पे अच्छे खासी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, तो इसी तरह से माइसिनियन सिविलाइजेशन में भी जो है माना गया कि एक तो पहली बात है यहाँ पे भी ऐसे किंग्स वगैरह रूलर्स वगैरह होते थे, ठीक है, जैसे उधर थे, बट यहाँ पे क्या बात थी कि यहाँ पे पूरी सिविलाइजेशन में अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स थी, ठीक है, अपनी सेपरेट स्टेट्स थी, और ये हर जो स्टेट को कोई वॉरियर चीफ्स या किंग्स जो हैं वो रूल करते थे, ठीक है। और वो भी ऐसे पैलेसेस वगैरह जैसे हमने देखा मायोन सिविलाइजेशन में थे, तो इधर भी अच्छे खासे पैलेसेस बने होते थे, और इनका जो अर्बन वाला कल्चर हम देखें उसमें अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती थी इन पैलेसेस की, ठीक है। तो ये जो होते थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो चीफ्स हो गए वो रूलिंग अथॉरिटी है, अब उनकी अच्छी बहुत प्रॉपर जो है ब्यूरोक्रेसी डेवलप्ड होती थी। देखिए ये ब्यूरोक्रेसी की बात होती है जो इस वजह से अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी थी, उनके ऑफिसर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज थे, उसी वजह से इनका ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप्ड थी। एंड दूसरी बात हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो यूनिफॉर्म थी, ठीक है। माइसियन वैसे हम बोल रहे हैं कि इनकी जो थी इसमें अलग अलग स्टेट्स थी, राइट, बट वहाँ पे सब जगह जो है इनकी स्क्रिप्ट यूनिफॉर्म थी।
तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी इतनी प्रॉपर थी उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई कि इनका ट्रेड अच्छा था एंड इनकी स्क्रिप्ट वगैरह प्रॉपर डेवलप्ड थी और यूनिफॉर्म थी, राइट। ठीक है, तो हमें ये इलेबोरेट ब्यूरोक्रेसी, एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी इनके जो ऑफिसर्स थे वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमी इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रेड जैसे मायोन के लिए, हड़प्पन के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो इनके लिए भी ट्रेड इम्पॉर्टेंट था। और ये ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड जो स्टेट थी, सेंट्रलाइज थी और वही इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। ठीक है, और इनका फॉरेन ट्रेड भी अच्छा था, अलग अलग एरियाज के साथ इनका ट्रेड होता था। और ऑयल, पोट्री एंड टेक्सटाइल्स, ये बेसिकली ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। और वहाँ से अगर इंपोर्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड, कॉपर एंड टिन। अब देखिए क्या था, हम बोल रहे हैं ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, ठीक है, कांस्य सभ्यता थी। तो जो वो बनता था ब्रॉन्ज, कहाँ से बनेगा, कॉपर एंड टिन से। ठीक है, तो ये कॉपर एंड टिन जो था ये लोग इंपोर्ट करते थे, इनके खुद के पास इतना नहीं था, इनको बाहर से लेना पड़ता था। तो बाद में क्या हुआ, इनका जो ये माइसियन सिविलाइजेशन जब ख़त्म होता है, इनके ट्रेड रूट ख़त्म होने लग जाते हैं, तो इनको इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि ब्रॉन्ज को कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड पे डिपेंडेंट थे, राइट, इंपोर्ट करते थे ये। ठीक है, तो बाकी हमने देखा कि कैसे ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यहाँ पे होता था, इसलिए जो भी इनको सरप्लस होती थी इनकी, है ना, इकोनॉमी एक्टिविटीज से, तो स्टेट का अच्छा खासा कंट्रोल होता था उस पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट जैसे हमने देखा कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट थी इसको नाम दिया लीनियर बी। जैसे मायोन सिविलाइजेशन में लीनियर ए थी, यहाँ पे लीनियर बी स्क्रिप्ट थी और ये डिसाइफर हो चुकी है। माइनोअन सिविलाइजेशन की अभी नहीं डिसाइफर हुई, बट इनकी जो है स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुकी है। 1952 में माइकल वेंट्रिस हैज़ डिसाइफर्ड देयर स्क्रिप्ट। ओके, किसने की थी, माइकल वेंट्रिस ने। और ये जो थी इनकी लैंग्वेज थी स्क्रिप्ट की, दैट वाज अर्ली वर्जन ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज का अर्ली वर्जन था। और ये बेसिकली टैबलेट्स जैसे इंडिया में होता था, ठीक है, हमें टेबलेट्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे भी क्ले टेबलेट्स में मिली है ये स्क्रिप्ट। और यही बोला जाता है कि प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी थी। ठीक है, ये जो लिखते थे स्क्रिप्ट को, ये प्रॉपर वहाँ पे ऑर्गेनाइज थे ग्रुप्स में, इसलिए ये यूनिफॉर्म थी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट भी इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गई, राइट। उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन जो हम बात करते हैं तो वही है कि सिविलाइजेशन का एंड होता है 1200 BC से माना जाता है। धीरे धीरे फिर क्या है, इनके जो सिटीज़ थे अच्छे खासे डेवलप, ये ख़त्म होने लगे, राइट। ठीक है, इनकी स्क्रिप्ट देखिए कितनी बड़ी बात है, इनकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से डिसाइफर हो जाती, डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे इंडिया में होता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बोलते हैं, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट थी, राइट। उसके बाद वैदिक कल्चर पूरा ओरल था, ठीक है, उसमें स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं थी, कोई लिखने वाली बात नहीं थी, तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। कंट्रास्ट मिलता है, यहाँ पे भी वो कंट्रास्ट मिलता है, यहाँ पे इनकी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है जो स्क्रिप्ट होती है, इनका ट्रेड भी डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, वो भी प्रॉपर जैसे चल रहा होता है तो नहीं चलता। और इसके बाद हम जो एंटर करते हैं वो डार्क एज में करते हैं, अंधकार युग। ठीक है, अब इसको अंधकार युग क्यों बोला गया, देखिए सारा कुछ ख़त्म हो गया, जैसे हम कह रहे हैं सिटीज़ वगैरह ख़त्म हुए, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्क्रिप्ट, जो प्रॉपर स्क्रिप्ट जो डिसाइफर भी हो गई, ठीक है, वो स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अब इनके पास कोई लिखने वाली स्क्रिप्ट नहीं थी, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, देखो उनके बाद उनसे हमें जो है सोसाइटी के मतलब एक कोई रीजन है उसके कल्चर का पता लगता है, उसकी इकोनॉमी का पता लगता है, राइट, वहाँ पे कौन रूल कर रहा था। स्क्रिप्ट बहुत चीज़ें जो है हमें बताती है, ठीक है, रिकॉर्ड्स के बारे में वहाँ पे बताती है उस टाइम कैसे था। अब वो स्क्रिप्ट वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इसलिए स्कॉलर्स ने जो ये पीरियड है 1200 BC to 800 BC, राइट, स्कॉलर्स have called this period as dark age, बिकॉज इसमें स्कॉलर्स ने इसको डार्क एज क्यों कंसीडर किया है,
क्योंकि इसमें हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती, बोलते हैं हम रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है, ठीक है, इस पीरियड के बारे में जानने के लिए। दैट्स वाई स्कॉलर्स हैव कॉल्ड दिस पीरियड एज डार्क एज, ठीक है, स्कॉलर्स ने इसे अंधकार युग का नाम दिया है क्योंकि हमें ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता लगता, ठीक है। और इसका अगर तभी आप देखेंगे इसका एंड जब हम 800 BC में 800 BC में मानते हैं, तो क्यों मानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट एपिक्स हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कविताएं बहुत अच्छी खासी फॉर्म में ये लिखी गई हैं, दो कविताएं हैं, ठीक है, ओडिसी एंड इलियाड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखा किसने है, होमर ने, ठीक है। ये हमें दो ग्रीक एपिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे अपने यहाँ पे रामायण महाभारत है, इधर जो है इलियाड एंड होमर, इलियाड एंड ओडिसी है। इसमें हमें जो है एंशियंट ग्रीस के बारे में पता लगता है, ठीक है, वहाँ पे ये जैसे लड़ाइयाँ वगैरह होती थी उनके बारे में बताते हैं। और ये पता लगता है, पहले ये लोग मानते थे, स्कॉलर्स जो थे, कि ये माइसियन एज को बिलोंग करता होगा मे बी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे स्क्रिप्ट था। बट बाद में इन्होंने देखा जिस हिसाब से ये फीचर्स वगैरह डिस्क्राइब करते हैं, तो ये जो है अंधकार युग, डार्क एज को बिलोंग करती है। डार्क एज में इसीलिए फर्दर क्या हुआ है, स्कॉलर्स ने डार्क एज को फर्दर डिवाइड किया है दो फेजेस में, ठीक है। तो ये जो सेकंड फेज के एंड में जब ये ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है, उस पीरियड को डिफाइन करता है। और जब ये लिखे जाते हैं 800 BC में, उसको बोलते हैं एंड ऑफ डार्क एज, क्योंकि अभी जो है ग्रीस के पास स्क्रिप्ट आ गई थी, राइट, दोबारा से। पहले वो है स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई थी, उनके पास कुछ ज़्यादा अभी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हमें, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं मिलते ग्रीस के बारे में जानने को। दैट्स वाई वी कॉल दैट फेज एज डार्क एज विच एंडेड इन 800 BC, ठीक है, 800 BC में ख़त्म होता है ये दो एपिक्स के साथ, इलियाड एंड ओडिसी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कौन से दो सब पीरियड्स की हम बात कर रहे थे। हमने अभी बात की कि डार्क एज को दो सब पीरियड्स में स्कॉलर्स ने फर्दर अभी डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है 1200 BC टू 1050 BC एंड सेकंड है 1050 टू 800 BC, ठीक है। अब देखिए पहले फेज कौन सा है, जब वो माइसियन सिविलाइजेशन थी वो एंड हुई, राइट। उसमें क्या हुआ, हमने अभी देखा कि उनके सिटीज़ ख़त्म हो रहे थे, स्क्रिप्ट ख़त्म हो रही थी, ठीक है, धीरे धीरे ट्रेड जो है अब वो गड़बड़ होने लगा था, राइट। सो उनका अब क्या हो रहा है, माइग्रेशंस हो रही हैं, ट्राइबल माइग्रेशंस, ठीक है, वो भी कुछ आपस में उनकी फाइट्स वगैरह रह रही हैं, ठीक है, वेरी वायलेंट माइग्रेशंस जो हैं होती हैं इस टाइम में, ठीक है। और वो अर्बन सेंटर्स अभी डिस्ट्रॉय हो रहे थे, राइट। तो बिल्कुल जो है प्रॉपर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमें इस फेज में, ठीक है। डीपॉपुलेशन के साइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जैसे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें क्या होता है कि अभी सेटलमेंट्स वगैरह कम हो रही थी, ठीक है, पैलेसेस वगैरह ख़त्म हो रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है माइग्रेशंस की जैसे हमने बात की, और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, अभी ट्रेड वगैरह भी नहीं रहा था। फिर तभी हम बोलते हैं कि अभी ट्रेड ख़राब हो रहा है। तो जैसे पहले ब्रॉन्ज वगैरह था, ठीक है, वो लोग आयरन को सॉरी कॉपर को और टिन को इंपोर्ट करते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। अब जब इंपोर्ट ही नहीं होंगे, ट्रेड ही नहीं हो रहा, तो वो ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स बनना, वो डेवलपमेंट, वो सारी ख़त्म हो रही थी। इससे उनकी जो है इकोनॉमी इफेक्ट हो रही थी, राइट, ठीक है। और उसके बाद अभी ये इकोनॉमी का आप देखेंगे 1200 BC के टाइम पे पूरा अच्छा खासा कोलैप्स दिखने लगा, ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट पूरी तरह ख़राब हो गई थी। तो अब ये इतना कुछ हुआ, हम बोल रहे हैं पूरा डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ख़त्म हो गया था, बट क्यों हुआ था, क्या रीजंस थे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस डिसइंटीग्रेशन, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। स्कॉलर्स अभी तक इसको बता नहीं पाए। अब जैसे आप इंडिया में देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, उसके लिए भी अभी क्लियर ये चीज़ की क्यों ख़त्म हुई, एक क्लियर रीज़न हम नहीं बोल सकते, राइट। हमें डिफरेंट एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ थी, कुछ बोलते हैं आर्यंस ने इन्वेड किया, है ना, डिफरेंट बातें हैं, अभी भी डिबेट्स चल रही हैं। तो सिमिलरली जो है माइसियन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने पे भी अभी भी डिबेट्स चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है 1050 टू 800 BC, ठीक है। इस फेज़ में अब क्या हुआ, ये इस फेज़ में धीरे धीरे डेवलपमेंट्स दोबारा से स्टार्ट हुई, जो इतना ख़त्म हुई थी चीज़ें यहाँ पे दोबारा स्टार्ट होनी, चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टार्ट होने लगी चीज़ें, ठीक है। क्या होता है
आप देखेंगे 1000 BC के अराउंड जो है नई इकोनॉमी, ठीक है, एक नया सोशल स्ट्रक्चर बनने लगा था ग्रीस में, ठीक है। एंड दिस टाइम क्या होने लगा, अभी अलग अलग एरियाज में माइग्रेशंस हो रही थी, ठीक है, और ग्रीक स्पीकिंग लोग हमें मिलने लगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। एंड ये अब एगान आइलैंड्स जो हमने ऊपर एगान सी वाला एरिया देखा था, ठीक है, एनाटोलिया, इधर भी ग्रीक बोलने वाले लोग आने लगे थे। ग्रीक मेनलैंड में तो आने ही लगे, ठीक है, अलग अलग ये एरियाज थे, यहाँ पे भी ग्रीक जो है लैंग्वेज डेवलप होने लगी थी माइग्रेशंस के कारण। तो इस तरह यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट डेवलप होने लगी जो बेसिकली ग्रीक इन नेचर थी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई इन दिस पीरियड, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पे आयरन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी 1000 BC के बाद, और उसका अच्छा खासा स्प्रेड होने लगा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो, क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब ब्रॉन्ज जो थी, पहले ब्रॉन्ज से चीज़ें बन रही थी, उससे इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा था, राइट। बट नाउ क्या हो गया था, एज ट्रेड डिसरप्टेड, ठीक है, ट्रेड खराब हुआ, उस वजह से हमने देखा कि ब्रॉन्ज बनाने में भी अब दिक्कत आ रही थी, ठीक है, टिन और कॉपर को इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही थी। तो अब जब आयरन की इंट्रोडक्शन हुई तो लोगों को एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव मिल गया था, राइट। इसलिए जो है आयरन का स्प्रेड बहुत फास्टली हुआ, बहुत जल्दी आयरन स्प्रेड हुई। और दूसरी बात, इनके पास, इनको कहीं इंपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ता था, इनके खुद के पास जो है रिजर्व्स थे आयरन के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, इससे जो है इनकी इकोनॉमी रिवाइव हुई दोबारा से, राइट, ठीक है, ट्रेड वगैरह चीज़ें वो दोबारा से स्टार्ट हुई। और फिर दूसरी बात क्या है, धीरे धीरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी अभी बनने लग गया था। पहले देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया था, एक टाइम पे आप देखेंगे माइसियन सिविलाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन थी, अच्छा खासा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, बट देन दैट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, राइट। अभी दोबारा से ये स्ट्रक्चर जो है रिवाइव होने लगा था। यहाँ पे जो छोटी छोटी स्टेट्स बनने लगी, ठीक है, उनको किंग्स वगैरह चीफ्स वगैरह रूल करते थे, बट अभी वो सेंट्रलाइजेशन वाली बात नहीं थी, ठीक है, आपस में एरिस्टोक्रेसी एलाइट क्लास जो होती थी उनमें पावर शेयर होती थी, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ जो स्टेट्स थी लाइक एथेंस, वहाँ पे पूरा जो मोनार्की वाला रूल था किंग वगैरह का वो ख़त्म ही हो गया था, और यहाँ पे रिपब्लिक्स बनने लगे थे। जैसे आप देखेंगे इंडिया में भी महाजनपद बनते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कौन से होते हैं, मोनार्की वाले जिधर किंग रूल करता है, दूसरे कुछ जिन्हें हम जन बोलते हैं, ठीक है, गाना सांगा बोलते हैं, गन्ना बने थे, तो वो बेसिकली क्या थे, ओलिगेरिकल स्ट्रक्चर बना था, रिपब्लिक्स बने थे, राइट। इंडिया में भी हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि कुछ स्टेट्स थी वहाँ तो छोटे छोटे रूलर्स अभी आने लगे थे, ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं था कि सेंट्रलाइज था, मतलब एक के हाथ में ही सब कुछ था। और दूसरी साइड कुछ जो एथेंस वर्गी जो स्टेट्स थी वहाँ पे ओलिगेरिकल रिपब्लिक स्ट्रक्चर्स अभी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट्स धीरे धीरे डार्क एज के, अंधकार युग के लास्ट फेज में मिलती हैं, और यहाँ पे इनकी जो है स्क्रिप्ट दोबारा से रिवाइव होने लगी। और ये स्क्रिप्ट माना जाता है कि इन्होंने बोरो की थी फोनेशियन से, ठीक है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि जो अंधकार युग है उसके लास्ट फेज में क्या डेवलपमेंट्स हुई आगे, ठीक है। इसके बाद वो प्राचीन युग और क्लासिकल एज स्टार्ट हो जाएगी, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कैसे ट्रांजिशन होती है, धीरे धीरे हमने अभी देखा है रिपब्लिक इरा स्टार्ट हुआ है, राइट, ओलिगेरीज बनी है, बाद में डेमोक्रेसी आती है, कैसे ट्रांजिशन होता है डेमोक्रेसी का, वो सब अच्छे से देखेंगे। स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन था फिर ग्रीस में, उसको अच्छे से हम कवर करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो टिल देन अगर आपने MHI 1 की वीडियोस नहीं देखी पुरानी, वो देख सकते हैं। MHI 4 की भी वीडियोस डली हुई हैं, और पूरा हम MHI 1 में असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भी कवर किए हैं हमने, ठीक है। तो वो आप वो भी देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।